दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों आज एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। खासकर जो दलित समाज के सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके साथ, और जो दलित समाज के गांव के गरीब लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, अपना मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उन दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 16(4) में गवर्नमेंट जॉब में सरकारी नौकरियों में 15.5% आरक्षण की व्यवस्था संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने करी। 15.5% आरक्षण का मतलब ये हुआ कि अगर थानेदार की 1000 वैकेंसी निकलेंगी, 1000 पदों के लिए भर्ती निकलेगी, तो उसमें 150 सीटें, 150 थानेदार शेड्यूल कास्ट के लोग बनेंगे, और 7.5% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब के लिए किया गया, और 27% आरक्षण 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो ओबीसी वर्ग के लोगों को दिया गया। लेकिन ओबीसी वर्ग के लोगों को मैं इसमें नहीं घसीटना चाहता हूं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, या वो समझ भी रहे हैं तो वो ये लड़ाई हमारे नेतृत्व में इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो खासकर मैं जो दलित समाज के सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सरकारी नौकरियों में दलित समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों की थी, उनको सरकारी नौकरियों में उनके लिए सीटें रिजर्व क्यों की थी। सबसे पहला प्रश्न ये है, और इसका जवाब ये है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ जिम्मेदारियों के साथ, कुछ कमिटमेंट के साथ उनको ये जिम्मेदारी दी थी। मैं आपको 1848 में ले चलता हूँ। आप जानते हैं कि 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने इस लड़ाई को शुरू किया। उसके बाद संत कबीर, संत रैदास, किसी तरीके से ये कारवां चलता रहा। इस कारवां ने सबसे ज़्यादा, इस मूवमेंट ने, मानवतावादी मूवमेंट ने सबसे ज़्यादा ताकत से संघर्ष 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में शुरू हुआ। फिर 1848 से लेकर 1891 तक इस लड़ाई को महात्मा ज्योतिबा फूले ने चलाया। आप जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले जात के माली थे। माली समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से दलित समाज के लोगों से कम सताया हुआ समाज था। इसलिए माली समाज के लोग जब महात्मा फूले इस आंदोलन को चला रहे थे तो उनको 1 पैसा 2 पैसा इकट्ठा करके इस मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए उनकी आर्थिक मदद करते थे, क्योंकि आप जानते हैं आर्थिक मदद के बिना कोई भी मूवमेंट नहीं चलता है। फिर 1848 से 1891 तक इस मूवमेंट को महात्मा फूले ने चलाया। फिर 1891 से लेकर 1932 तक इसको कोल्हापुर के महाराज, जो कुर्मी बिरादरी में पैदा हुए थे, छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया। वो भी कम सताए हुए समाज से थे, ओबीसी समाज से थे, और वो पूना के महाराजा भी थे, तो उन्होंने अपने पैसे से इस मूवमेंट को चलाया। लेकिन छत्रपति साहू जी के बाद 1932 में जब ये मूवमेंट
बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में आया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 से लड़ाई शुरू करी। तो आप जानते हैं मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को पैसा कौन दे, उनकी मदद कौन करे? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो समाज था, जो बड़ाई, रेगर, चमार, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, नायक, धानक, तेली, तमोली, सांसी, भामी था, उसके पास तो घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो वो क्या मदद करता? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पेट काट काट के, भूख निकाल निकाल के, पैसे के अभाव में, संसाधनों के अभाव में इस मूवमेंट को 1932 से लेकर 1956 तक चलाया। और जब 1846 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश का संविधान लिखने का अवसर मिला, तो उन्होंने दलित समाज के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(3) और 16(4) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कई किताबों में इस बात का जिक्र किया है कि मैंने दलित समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, उनके मास्टर, तहसीलदार, पटवारी, चपरासी, IAS, IPS और मास्टर बनने के लिए मैंने इसलिए व्यवस्था की है कि उनको जो भी पैसा मिलेगा उस अपने पैसे का 10% महीने का इस मिशन मूवमेंट के लिए खर्च करेंगे। जो मिशन मूवमेंट चला रहे हैं उन लोगों को देंगे। लेकिन दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जितनी दुख मुसीबत से इस मूवमेंट को चलाकर यहाँ तक पहुँचाया, और समाज के कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दी कि मेरे इस कारवां को मंजिल तक आप लोग पहुँचाओगे, लेकिन दोस्तों उसमें से ज़्यादातर लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर अपने आखिरी के दिनों में ये कई बार कहते भी थे। और जिन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने जिम्मेदारी दी थी, जिन लोगों को सरकारी नौकरियां दी, उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के दुश्मनों से जाके हाथ मिला लिया। बाबा साहब अम्बेडकर के दुश्मनों की गोद में जाके बैठ गए, जिन्होंने ज़िंदगी भर बाबा साहब अम्बेडकर को कदम कदम पर अपमानित किया, जगह जगह पर उनको तोड़ने का काम किया, देशद्रोही तक कहने का काम किया। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और मेरी जिम्मेदारी है कि गांव के गरीब, उस बड़ाई, रेगर, चमार, पासी, धोबी, कोरी, खटीक को भी पता चलना चाहिए, जब कोई मास्टर उसके सामने से निकले, कोई पटवारी उसके सामने से निकले, कोई तहसीलदार उसके सामने से निकले, तो उस गांव के आदमी को पता होना चाहिए कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको जिम्मेदारी दी थी कि वो हमारी उंगली पकड़ के हमको आगे ले जाने का काम करेगा, लेकिन वो बेईमानी से अपना मुंह छुपा के भाग रहा है। इसलिए आप लोगों को ये बताना मुझे ज़रूरी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर 1932 से लेकर 1956 तक किस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर साल आप 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। हर साल बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जय भीम चारों तरफ होता है। लेकिन क्या कभी हमने ये समझने की कोशिश की कि बाबा साहब अम्बेडकर किस बात की लड़ाई लड़ रहे थे और उनको कौन रोक रहा था, और उन्होंने हमें किन किन चीज़ों से बच के रहने की सलाह दी। दोस्तों, आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी और कांग्रेस के बीच में कितना लंबा संघर्ष चला, चाहे वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे 1935 का फर्स्ट इंडिया एक्ट हो,
चाहे हिंदू कोड बिल हो, चाहे साइमन कमीशन हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी और गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर से कांग्रेस दुश्मनी क्यों निकाल रही थी पता है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस से कहते थे कि हम तुम्हारा नेतृत्व हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम तुम्हारी लीडरशिप, तुम्हारी सत्ता की छतरी के नीचे नहीं आएंगे, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हम अपने पैरों पर खड़े होके जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ेंगे, अपने दुख मुसीबतों का समाधान हम खुद करेंगे, क्योंकि हमारे दुखों को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। हम अपने पैर का कांटा अपने हाथ से निकालेंगे, क्योंकि हमें जो दर्द है उस दर्द का एहसास हमसे बेहतर किसी को नहीं है। और बाबा साहब हर मीटिंग में कहते थे दलितों से, आज मैं कहता हूँ जैसे महापुरुषों ने कहा, कांसीराम साहब ने कहा, सारे महापुरुषों ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे हर मीटिंग में कि कांग्रेस में और मुझ में माँ और दाई जितना फ़र्क है। माँ अपने बेटे के लिए बेटे की सेवा करती है, उसका लालन पालन करती है, उसको तेल लगाती है, उसके हाथ पैर की मालिश करती है। उस माँ को उस बच्चे से कोई लालच नहीं होता है। लेकिन दाई अगर किसी बच्चे की तेल मालिश करती है, उसके हाथ पैर को दबाती है, उसको दूध पिलाती है, उसके कपड़े साफ करती है, उसको नहलाती है, तो दाई को तनख्वाह की लालच होती है। तो कांग्रेस में और मुझ में माँ और दाई जितना फ़र्क है। और बाबा साहब अम्बेडकर, आप देखो 1932 में जब सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को मिला, पृथक निर्वाचन मिला, गांधी जी ने जाके मुस्लिम लीग से हाथ मिलाया और बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने के लिए और दलितों से पृथक निर्वाचन छीनने के लिए मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचन देने के हक में थे गांधी जी, लेकिन दलित समाज के सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध कर रहे थे। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि ये ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी ये कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। किसी को ट्रांसफ़र कराना है, किसी को प्रमोशन कराना है, किसी को कुछ कराना है, किसी को घर रहना है, कोई बात नहीं है। आपने तो जो किया वो किया, और जो किया वो किया। आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां उसका हिसाब किताब देखेंगी, उसका नफ़ा नुकसान देखेंगी। लेकिन मैं अपने गरीब समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आपको अपने बुद्धि विवेक से लड़नी पड़ेगी। आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर जीवन भर इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि दलित की अपनी राजनीतिक पहचान होनी चाहिए, उसकी अपनी पार्टी होना चाहिए, अपने नेता होने चाहिए, अपना एजेंडा होना चाहिए, अपने मुद्दे होने चाहिए, वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे बढ़े। लेकिन दलितों ने जाके दलितों को बेवकूफ़ बना के चंद सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के हाथों बेच दिया। अभी इस वीडियो के बाद आप देखना क्या क्या कहेंगे ये कांग्रेस के लिफाफों पर ज़िंदगी गुजारने वाले। ये बीजेपी के बारे में नहीं बोलता है, नहीं बोलूँगा बीजेपी के बारे में। क्या करते तुम? हमारे हिस्से का माल कांग्रेस ने खाया है। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने, हमने अपना वोट आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को दिया। हम अपनी बर्बादी का हिसाब कांग्रेस से पूछेंगे। हम नहीं मांगते बीजेपी से, बीजेपी को हमने कभी वोट नहीं दिया। हमारे हिस्से का चोरी हुआ माल कांग्रेसियों के घर पड़ा है, उनसे मांगेंगे हिसाब हम। लेकिन कांग्रेस हमेशा दलित समाज के लोगों को अपने एजेंडे में फंसाना चाहती है। कांग्रेस, आप देखना जहाँ भी कहीं बात होगी चौक चौराहे पर, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, कांग्रेसी कहेगा वो धीरेंद्र वर्मा बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता है। कांग्रेसियों
तुम मुझको जिस पिच पर लाना चाहते हो ना, मैं उस पिच पे कभी नहीं आऊँगा। मेरे अपने एजेंडे हैं, अपनी रणनीति है और अपनी लड़ाई है। गाड़ी मेरी, तेल मेरा, पार्टी मेरी, ऊर्जा मेरी, माइक मेरा। बीजेपी के खिलाफ माहौल मैं बनाऊं, बीजेपी के खिलाफ भाषण मैं दूं और बीजेपी को हराने के लिए वोट तुम ले जाओ। बहुत होशियार तुम ही दिखे हो, हम लोग तो बेवकूफ़ हैं। आप जानते हैं 2 अप्रैल 2018 को क्या हुआ? लाखों, जब SC/ST एक्ट वाला मिसगाइड किया गया दलितों को कांग्रेस ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है SC/ST एक्ट ख़त्म कर दिया, जबकि ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, और 10 दलित समाज के बच्चे मारे गए, लाखों दलितों के ऊपर पूरे देश में मुकदमा दर्ज हुआ और 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ और दिसंबर 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 स्टेट के चुनाव आ गए विधानसभा के, और तीनों स्टेट में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया। मरे दलितों के बच्चे, मुकदमा खाया दलितों ने, और मलाई कौन खा गया? कांग्रेस। बीजेपी ने हरानो है, बीजेपी ने हरानो है। अभी मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूँगा, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करूँगा। मैं क्यों करूँ? तुम करो ना, और तुमको दिया, तुमने मलाई खाई है, बीजेपी से तुम लड़ो। तुम तो लड़ते नहीं हो, तुम तो जाके बीजेपी की गोद में बैठे हो। दिल्ली में तुमने सरकार बनवा दी, हरियाणा में तुमने सरकार बनवा दी, सीकर में बीजेपी का जिला प्रमुख तुमने बनवा दिया, चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर आम आदमी पार्टी को धोखा देके तुमने बनवा दिया। हमको बता रहे हो। तो दोस्तों, हमें अपने मुद्दों पर टिके रहना है। हम अपने मुद्दे खुद सेट करेंगे। हमको किसी से, कांग्रेसियों से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से, ना बीजेपी से, कि हमको कब क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे अपनी पार्टी चलानी है। हमारे अंदर इतनी क्षमता खुद है कि हम खुद अपने फैसले ले सकते हैं। और ख़ास करके आप ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ज़रूर नज़र रखिए जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके लिए सरकारी नौकरी दी थी, और वो बाबा साहब अम्बेडकर और आप दोनों से धोखा कर रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे कार्यक्रम करते हैं और कांग्रेसियों की, बाबा साहब के दुश्मनों के गोद में जाकर बैठते हैं। तो यही कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों को बतानी थी। मैंने सोचा आप लोगों से ये बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे फिर आप लोगों को समय समय पर मैं और चीज़ें बताता रहूँगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।